नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीजेएम कोर्ट में पेश हुए हैं बाहुबली धनंजय सिंह। चर्चित अजीत सिंह हत्याकांड में दोषी हैं बाहुबली। पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जमानत मिल चुकी है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आज पेशी हुई है धनंजय सिंह की। धनंजय सिंह जिनकी अक्सर तस्वीरें आप मूंछों पे ताव देती हुई देखते होंगे, पूर्व सांसद हैं, सीजेएम कोर्ट में पेश हुए और इस दौरान उनको जमानत भी मिल चुकी है। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की, बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धनंजय सिंह को लेकर के बड़ी खबर है। सीजेएम कोर्ट में पेश हुए हैं धनंजय सिंह। चर्चित अजीत सिंह हत्याकांड में दोषी चल रहे थे। जमानत मिली है, जमानत अर्जी लगी हुई थी जिस पर आज विस्तार से जुरा होने के बाद जमानत अर्जी को कबूल कर लिया गया। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। चर्चित अजीत सिंह हत्याकांड में दोषी हैं सांसद धनंजय सिंह। सीजेएम कोर्ट में पेश हुए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर तौकीर किदवई जुड़ गए हैं। तौकीर, क्या कुछ अपडेट है? धनंजय सिंह की पेशी हुई सीजेएम कोर्ट में, इस दौरान क्या कुछ जिरह हुई? देखिए, ये बहुत ही चर्चित हत्याकांड था अजीत सिंह का, जहां पर लखनऊ में उसे ताबड़तोड़ गोलियों से भून दिया गया था। उसमें आरोप लगा था कि ये मुख्तार अंसारी का आदमी है, उनके लिए काम करता है, इसीलिए धनंजय सिंह ने उनकी हत्या कराई। इसी मामले को लेकर धनंजय सिंह का नाम था और उनसे पूछताछ भी करने के लिए पुलिस कई बार उनके घर पे भी गई थी। उनके खिलाफ नोटिस भी जारी किया गया था। इसी मामले को लेकर आज उन्होंने अर्जी डाली थी, उन्होंने जमानत मांगी थी, सेक्रेटरी बेल की अप्लाई किया था। उसी के मामले को लेकर आज वो पहुंचे थे और वहां पर उनको फिलहाल बेल मिल गई है। उनको जमानत के तौर पर उनको रिहा कर दिया गया। लेकिन ये बहुत ही चर्चित मामला था। जिस समय यहाँ पर कमिश्नर डीके ठाकुर थे, उस समय का एक चर्चित कांड है और इसके बाद इसके जो मुख्य आरोपी था गिरधारी, उसकी भी मौत हो गई थी। पुलिस की पेशी के दौरान उसकी गोली लगी थी। पुलिस ने कहा था कि भागने के दौरान उसने कोशिश की भागने की, उसने पुलिस की गोली तो उसकी मौत हो गई थी। तो फिलहाल ये काफी चर्चित मामला था जिसमें धनंजय सिंह का नाम सामने आया था और ये बताया जा रहा था कि पूर्वांचल की जो लड़ाई है, जहां पर साख की इसी मामले को लेकर मुख्तार अंसारी और धनंजय सिंह के बीच की वजह से ही अजीत सिंह को मौत के घाट उतारा गया था। फिलहाल आज उनको सशर्त मजबूरी मिल गई है, जमानत मिल गई है। अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये भी मानना जा रहा है कि धनंजय सिंह को इससे काफी राहत मिली होगी, क्योंकि लगातार इस पर घटना के बाद पुलिस उनके आवास पर, लखनऊ आवास पर, जौनपुर आवास पर लगातार दबिश दे रही थी और उनसे पूछताछ करने की कोशिश की। बिल्कुल। तौकीर, मैं ये भी समझना चाहूंगी कि इस दौरान किसी तरह का निजी मुचलका भी उन पर चार्ज हुआ है? जी, बताया जा रहा है कि सशर्त जमानत हुई है। 50,000 रुपए का बताया सूत्रों की जानकारी दी है कि 50,000 की जमानत पर उनको जो है निजी मुचलके पर उनको रिहाई मिली और एंटीसिपेटरी बेल उन्होंने डाली थी, वो भी एक्सेप्ट हो गई। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। वहीं अगर बात लखनऊ की करें तो कल बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है, जिसको लेकर आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यूपी बीजेपी संगठन के आला पदाधिकारियों ने तैयारियों पर बैठक करी, जिसमें यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह और यूपी सरकार में सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर मौजूद रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई है। ये कल कार्य समिति की बैठक होनी है। कार्य समिति की बैठक से पहले प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई है। तैयारियों पर समीक्षा की गई है कि कल कौन से ऐसे अहम बिंदु होंगे जिन पर विस्तार से चर्चा होगी, बात निकलकर सामने आएगी। 2 दिवसीय बैठक होगी कार्य समिति की, जिसका आगाज कल से हो जाएगा और आज उससे पहले इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रदेश पदाधिकारी बैठक हुई है। इस बार भारत को G20 की अध्यक्षता का अवसर मिला है। देश के अलग अलग हिस्सों में G20 के कई कार्यक्रम होने हैं। इसी क्रम में बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में होने वाले G20 कार्यक्रम को लेकर काशी वासियों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। आपको बता दें कि आज काशी में वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर G20 सम्मेलन के लोगो का अनावरण किया गया और G20 रन को सिगरा के रुद्राक्ष में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर से शुरू करके महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिसर में गांधी जी की प्रतिमा के पास समाप्त किया गया।
आज भारी सुरक्षा के बीच डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम को हरियाणा की सुनेरिया जेल से बागपत के बरनावा आश्रम शिफ्ट कर दिया गया है। राम रहीम को एक बार फिर से 40 दिनों का पेरोल मिला है और भारी सुरक्षा के बीच बागपत पुलिस राम रहीम को बरनावा आश्रम लेकर पहुंची। अब आने वाले 40 दिनों तक राम रहीम बागपत के इसी बरनावा आश्रम में रहने वाले हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी राम रहीम इसी बरनावा आश्रम में रहकर अपने 2 पैरोल पूरे कर चुके हैं। राम रहीम को शिफ्ट करने के दौरान आश्रम के बाहर सुरक्षा के खासा इंतजामात नजर आए, पुलिस बल तैनात रहा और अब राम रहीम के भक्तों में खुशी का माहौल है। मायावती की तारीफ करने वाले सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ सपा विधायकों ने मोर्चा खोल दिया। पूर्व कैबिनेट मंत्री और संभल से ही समाजवादी पार्टी के 7 बार के विधायक रह चुके नवाब इकबाल महमूद ने शफीकुर रहमान बर्क पर सपा मुखिया अखिलेश यादव को ब्लैकमेल करने का संगीन आरोप लगाया है। इस पूरे मामले में जनता टीवी ने विधायक नवाब इकबाल महमूद से खास बातचीत की। क्या कुछ वो कह रहे हैं, सुनिए। समाजवादी पार्टी में संभल से 7 बार के विधायक नवाब इकबाल महमूद हमारे साथ हैं, जो संभल जिले से आते हैं और वहीं के एक सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बयान दिया कि मायावती ही जो ओबीसी वर्ग है उसकी रक्षा कर सकती है, उनके हितों की रक्षा कर सकती हैं। सर, शफीकुर रहमान का बर्क का जो बयान है बड़ा चर्चा में है और कहा जा रहा है कि वो बसपा की तरफ भी मूव कर सकते हैं क्योंकि वो लगातार मायावती की तारीफ कर रहे हैं। देखिए, वो मुस्तकिल मिजाज आदमी नहीं है, वो कई बार पार्टी बदल चुके हैं। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी को ब्लैकमेल करने का एक तरीका उनके हाथ आ गया है। उसी में अपने पोते को भी उन्होंने टिकट ले लिया। पार्टी ने इनके लिए सब कुछ किया, मगर अफसोस यह है कि जिस थाली में खाया उसमें छेद कर रहे हैं। पार्टी के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने इनको लिया था अपने साथ। उसके बाद में ये मुझसे 91 में मुझसे हार गए थे। उससे पहले हमारे वालिद से हारते रहे 3 बार। उसके बाद से ये 96 में हम समाजवादी पार्टी में आए थे और ये सांसद चुन लिए गए थे 95 में शायद। इन्होंने तब भी मेरी मुखालफत करी पार्टी में रहने के बाद भी। इन्होंने जब जब मेरा चुनाव हुआ किसी को लड़ा दिया मेरे विरुद्ध, कभी अपने बेटे को लोकदल से लड़ा दिया, कभी अपने पोते को MIM से लड़ा दिया। ये पार्टी की खिलाफ वर्जी हमेशा करते आए हैं। मगर हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी तो मुलायम तो थे ही, वो पता नहीं क्यों नजरअंदाज करते थे ये। मगर अब दौर बदल गया, नया दौर आ गया। माननीय अखिलेश यादव जी का दौर है, नई सोच का दौर है। ये पार्टी विरोधी बातें अब बर्दाश्त नहीं की जा सकती। और वैसे भी उनकी उम्र काफी हो गई है, 94 साल के हो गए। उन्हें तो खुद ही रिटायरमेंट लेना चाहिए था। और शायद ही उन्होंने आश्वस्त किया था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि आप हमारे पोते को टिकट दे दें, मेरा आखिरी इलेक्शन है, ये मेरा आखिरी इलेक्शन है, मेरे पोते को टिकट दे दीजिए। ये कहकर उनसे उन्होंने टिकट लिया था, उन्होंने हमारा कुंदर की का टिकट दे दिया और हवा में वो जीत गए। मगर ये उम्मीद उनसे नहीं की जा सकती थी कि वो पार्टी विरोधी काम करेंगे। लेकिन जिस तरह से अभी 2019 का चुनाव हुआ, गठबंधन में चुनाव लड़ा गया था मायावती के साथ, उन्होंने चुनाव लड़ा। इस बार का चुनाव दूसरा होगा क्योंकि मायावती ने ऐलान कर दिया है कि अब की वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। तो समाजवादी पार्टी के पास दूसरा ऑप्शन होगा, या तो वो अकेले लड़ेंगे या तो वो कांग्रेस के साथ जाएंगे। ऐसे में शफीकुर रहमान बर्क का आप क्या खत देखते हैं? पार्टी में कितनी मजबूती से चुनाव लड़ पाएंगे? नहीं, वो पार्टी में नहीं, जनता ही उन्हें नकार चुकी है। देखिए, हमारा कमिश्नरी मरदाबाद ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है। आज भी उत्तर प्रदेश की किसी भी कमिश्नरी में इतने विधायक और MP नहीं है जितने हमारे मरदाबाद कमिश्नरी में। और वो अक्सरियत भी वहां पर मुसलमानों की बहुत है। आप
आपने देखा होगा कि पीछे विधानसभा के चुनाव के अंदर 95 से 98% वोट मुसलमानों के समाजवादी पार्टी को मिले। पोजीशन आज भी वही है, मगर कुछ पार्टी के नेता, बहुजन समाज पार्टी हो या बीजेपी हो, वो ये चाह रहे हैं कि किसी सूरत से मुसलमानों का वोट बिखर जाए और हमारी स्थिति सुधर जाए। बीजेपी की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। वो अपने सुधारने के लिए और समाजवादी को रोकने के लिए ये तरकीबें कर रहे हैं कि ओवैसी साहब को आगे बढ़ाना, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करना, संभल के सांसद जैसे लोगों को काम करना, ये चीजें जो है ये मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की किस तरह से हो सकती है, इसकी प्लानिंग चल रही है बीजेपी की तरफ से। मगर मुसलमान भी एक समझदार कौम है, बेवकूफ नहीं है, समझदार कौम है। वो जानती है भला और अच्छा किसे कहते हैं। आज भी समाजवादी पार्टी से इतना ही मुसलमान जुड़ा हुआ है जितना 2022 में था। उनके एक पोते हैं शफीकुर रहमान बर्क के, जियाउर रहमान बर्क कुंदरकी के विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के ही नेता हैं। उन्होंने कहा है कि संभल की जनता आपको ढो रही है। अगर संभल की जनता ने उनके दादा को ढोया है तो मेरे ख्याल में अगर इसको ढोना कहते हैं तो उन्हें ढोया तो मुझे भी ढोया। हम तो अपने कारकर्दगी से जीतते हैं। हमने अपना सब कुछ जनता के लिए निछावर कर दिया, रात की नींद दिन का चैन सब जनता को दे दिया। सुबह से बैठता हूँ, खाना जब खाता हूँ जब एक आदमी से मिल लेता हूँ। मेरी जैसा काम संभल के अंदर दूसरा नहीं कर सकता। संभल की जनता आज भी समाजवादी पार्टी के साथ है, मेरे साथ है। इन्होंने पिछले चुनाव में जो 22 का हुआ था उसमें भी मेरी इन्होंने मुखालफत की थी और बीएसपी की हिमायत की थी। अगर ये बहुजन समाज पार्टी में जाते हैं या ऐसा का कुछ भी रुख सामने देखने को मिलता है, 2024 में इकबाल महमूद, क्योंकि पश्चिम के एक बड़ा नाम है, उनकी तरफ से क्या रणनीति होगी? समाजवादी पार्टी जिसे टिकट देगी क्या उसके साथ नजर आएंगे? जरूरी है, बिल्कुल पार्टी के वफादार हैं। पार्टी के वफादार हैं। पार्टी जो आदेश करेगी, निर्देश करेगी, उसको हम पालन करेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, ये इकबाल महमूद हैं, संभल के विधायक हैं, 7 बार से विधायक हैं और पश्चिम के बड़े चेहरा हैं, कद्दावर नेता कहलाते हैं। अब ऐसे में शफीकुर रहमान का ये बयान पश्चिम राजनीति में काफी हलचल मचा चुका है, क्योंकि वो मायावती की लगातार तारीफ कर रहे हैं। अब देखना होगा लोकसभा 2024 में शफीकुर रहमान बर्क का क्या रुख होगा, किस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और पश्चिम की राजनीति में क्या बदलाव नजर आते हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ आखिर की दुबई, जनता टीवी, लखनऊ। तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वन विभाग पहुंचे, जहां पर उन्होंने भारतीय वन सेवा संघ के वार्षिक अधिवेशन का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में विभागीय मंत्री सुबोध उनियाल सहित वन विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान वन विभाग के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा भी की गई है। दूसरी तरफ उत्तराखंड में पूर्व विधायक विधानसभा में अपना संगठन बनाकर सम्मेलन कर रहे हैं, जिसकी अध्यक्षता लाखीराम जोशी ने की। इस सम्मेलन में 25 पूर्व विधायक मौजूद रहे। इस दौरान सम्मेलन में भर्तियों की सीबीआई जांच, पुरानी पेंशन बहाली जैसी तमाम मांगों पर जोरदार चर्चा हुई। साथ ही रोजगार में स्थानीय लोगों को 70% अवसर देने की मांग भी की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट क्या रहा इस बैठक के दौरान कि जो भाजपा के पूर्व विधायक हैं उन्होंने अपना संगठन बनाकर के आज जो चर्चा की गई है उसका बहिष्कार किया था। वन विभाग की जमीनों पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण की शिकायतें कोई नई नहीं है। अतिक्रमण पर धामी सरकार लगातार एक्शन मोड में, जिसके चलते पिछले दिनों वन विभाग ने अपनी जमीनों को कब्जा मुक्त कराने का अभियान छेड़ा। इस अभियान में वन विभाग कुछ हद तक सफल भी रहा, कुछ हद तक असफल रहा। इस दौरान किए जा रहे प्रयासों पर वन प्रमुख विनोद सिंगल का कहना है कि अभी भी अतिक्रमण पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है। लगातार हम अलग अलग जगहों पर कार्रवाई कर रहे हैं। आने वाले समय में बहुत जल्द अतिक्रमण पर काबू पा लिया जाएगा। देखिए, अतिक्रमण ना हो ये हमेशा वन विभाग का प्रयास रहा है
बट मैं ये नहीं कहूँगा कि अतिक्रमण नहीं है वन भूमि पे, क्योंकि ये कहना शायद गलत होगा, क्योंकि हम लोग खुद ही रिपोर्ट कर रहे हैं कि इस तरह के अतिक्रमण इन जगह पे है। बट इस चीज़ का मैं विश्वास दिलाता हूँ, और ये बहुत ही सख्त निर्देश है सरकार की तरफ से भी, विभाग की तरफ से भी, कि कोई भी किसी तरह का नया अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा, और जो पुराने अतिक्रमण है उनको अपने एक रणनीति के तहत उनको कैसे खाली कराया जाएगा। तो इसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। देहरादून वन मुख्यालय में आईएफएस एसोसिएशन के वार्षिक अधिवेशन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस कार्यक्रम में वन मंत्री सुबोध उनियाल सहित वन विभाग के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम को लेकर पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लंबे समय से वन भूमि पर अतिक्रमण और अन्य शिकायतें मिलती रहती हैं। इसके अलावा भी कई ऐसी योजनाएं हैं जिन पर वन विभाग काम कर रहा है। तो वहीं खासतौर पर फॉरेस्ट फायर, वन्यजीव संघर्ष, इन तमाम मुद्दों पर आईएफएस अधिकारियों से फोकस करने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा है। लंबे समय बाद जो भारतीय वन सेवा संघ की ये बैठक हो रही है, अधिवेशन हो रहा है, तो निश्चित रूप से चूंकि बीच में कोरोना काल रहा, उसके कारण से बैठक नहीं हो पाई। ये बैठक आज हो रही है। इसमें बहुत सारे जो सरकार का हमारा सरलीकरण, समाधान और निस्तारण ये मंत्र है, इस मंत्र के आधार पर भारतीय वन सेवा के लोग भी अपने स्थानों पर और अच्छी तरह से अपना योगदान दें, राज्य के विकास में योगदान दें। और जो हमने उत्तराखंड 2025 रजत जयंती वर्ष जिसके लिए सभी विभागों से अपेक्षा की है, उसी प्रकार से वन विभाग की सेवा के सभी अधिकारियों से भी अपेक्षा की है। और जो समय समय पर आने वाली जो यहाँ पर हमारी आपदाएं हैं, वनाग्नि है, अनेक अवसरों पर जो आज मानव वन्यजीव संघर्ष हैं, उन सभी पर ठीक प्रकार से यहाँ पर चिंतन होगा। हरिद्वार के भगवानपुर में हुई सनसनीखेज घटना का एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह ने खुलासा कर दिया है। एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि घटनास्थल से मृतक के शव को बरामद कर लिया गया है, मोबाइल को भी कब्जे में लिया गया है, कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही हैं। जानकारी मिली है कि मृतक की 3 युवतियों के साथ में दोस्ती थी, जिसके बाद पुलिस ने तीनों युवतियों के बयान दर्ज किए। बताया भी जा रहा है कि तीनों युवतियों में से एक युवती मृतक की प्रेमिका थी और प्रेमिका से शादी के लिए घर वालों की रजामंदी न मिलने पर युवक ने भागकर कोर्ट मैरिज करने की बात कही, जिस पर प्रेमिका ने इनकार किया। युवक ने आत्महत्या करने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद ये पूरी घटना हुई है। प्रयागराज के संगम तट पर लगे माघ मेले का सबसे बड़ा स्नान पर्व मौनी अमावस्या आज धूमधाम से मनाया गया। आस्था के संगम में एक तरफ जहां ग्रहों का अद्भुत संयोग नजर आया, तो वहीं दूसरी तरफ फिर चाहे वो चंदौली हो, प्रयागराज हो, काशी हो या फिर हरिद्वार, हर तट पर आस्था का सैलाब उमड़ा। सभी ने मां गंगा के गोद में डुबकी लगाई है। और सबसे बड़ी बात यह कि माघ का महीना जो इतनी ज्यादा ठंड का महीना होता है, उसके बावजूद भी लोगों में जो आस्था का उत्साह है वो कम नहीं नजर आया। और इसी आस्था के उत्साह को देखते हुए ठीक कुंभ के ही तर्ज पर योगी आदित्यनाथ, प्रशासन, इन तमाम लोगों ने माघ मेले का भी आयोजन प्रयागराज के तट पर कर रखा था, जिसमें फूलों की वर्षा भी की गई है। हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए इस दौरान तमाम श्रद्धालुओं पर जो माघ मेले में पहुंचे हुए थे। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपकी आएंगी। आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार और प्रयागराज की तस्वीरें, आप देख पाएंगे आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रयागराज जहां पर आस्था का सैलाब, आस्था का रेला उमड़ता हुआ नजर आया। हरिद्वार में भी ठीक मां गंगा के जल में सभी ने सूर्य भगवान को अर्घ दिया है, आस्था की डुबकी लगाते नजर आए हैं। और ये तस्वीरें 2 हो सकती हैं, लेकिन समझिए काशी, प्रयागराज, चंदौली समेत तमाम क्षेत्रों में इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली आज। गंगा माँ की बहुत बड़ी महत्व है। यहाँ पे भगवान रामचंद्र जी आए थे
वही तभी से यहाँ की महत्ता है इसकी। हाँ, 5 बार गंगा माँ का पैर छू के तब आचमनी करके फूल माला लेकर के तब उसमें 5 डुबकी लगाती हूँ, मौन धारण करके गंगा माँ का स्पर्श करके। आजकल अन्नदान है, अन्नदान है। गंगा मैया से कामना है कि मेरा भारत सुखी। किस तरह से मौन धारण करके स्नान लोग करते हैं, क्या मान्यता है? मान्यता इसकी यह है कि माघ मास में लोग यहाँ प्रयागराज में आकर के कल्पवास करते हैं और यहाँ मौन होकर के मौनी अमावस्या को स्नान करते हैं और ये माघी पूर्णिमा तक स्नान करके फिर ये पुनः जो अपने अपने स्थान को लोग चले जाते हैं। आज के स्नान का क्या महत्व, किस तरह से दान करते हैं? दान, अन्नदान होता है, वस्त्रदान होता है, गोदान होता है, जिससे जो हो सके वो अपना संगम में आकर के अपने शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को दान देता है। जी, आज माघ मास का मौनी अमावस्या का सबसे बड़ा स्नान पर्व है और रात का एक दिन पूर्व से ही आप देख रहे हैं लगातार लाखों लाख श्रद्धालु संगम तट पर और अन्य स्नान घाटों पर आकर स्नान कर रहे हैं और वापसी भी, और स्नान के उपरांत उनके अपनी गंतव्य को वापसी भी प्रारंभ हो चुकी है। हम लोगों ने सुरक्षा के सम्यक उपाय करते हुए जल में भी थल में भी सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए हैं। अगर हम थल में देखते हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस की विभिन्न इकाइयां यहाँ पर व्यवस्थापित हैं, जिसमें नागरिक पुलिस के लोग, घुड़सवार पुलिस, यातायात पुलिस, महिला पुलिस, इंटेलिजेंस की टीम, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, एएस चेक टीम्स, ये सारी टीमें व्यवस्थापित हैं। आज मौनी अमावस्या का पर्व है, हालांकि यह पर्व काफी बड़ा माना जाता है। ये वजह कि आज धर्मनगरी हरिद्वार में देश के कोने कोने से श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे रहे। आप देख सकते हैं साफ तौर पर तस्वीरों में जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं, कहीं न कहीं मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि जो सभी श्रद्धालु उनमें काफी खुशी की लहर यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ की जो मान्यता आज के पर्व की, जो मौनी अमावस्या आज का जो पर्व है, यहाँ पर जो है श्रद्धालु जो भी मौन रखकर जो मां गंगा में स्नान करता है, कहीं न कहीं उनकी पूरी मनोकामना यहाँ पर मां गंगा पूरी करते हैं। और साफ तौर पर आप तड़ाके की ठंड में भी जो श्रद्धालु कहीं न कहीं मां गंगा के प्रति जो आस्था है वो कहीं न कहीं उसका भी महत्व यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भरी कड़ाके की ठंड में भी श्रद्धालु लगातार मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि साफ तौर पर आप तस्वीर में देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो यहाँ पर श्रद्धालु जो पहुंचे हैं वो भी अपने पितरों का जो है जप तप यहाँ पर कर रहे हैं। और यहाँ की जो मान्यता है आज के पर्व की, जो आज के दिन दान करता है उनको भी जो है कहीं न कहीं पापों से मुक्ति मिलती है, ऐसा यहाँ की जो है मान्यता बताई जाती है। और आज यही वजह है कि देश के अलग अलग अन्य राज्यों से धर्मनगरी हरिद्वार में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ मैं विकास खरे, जनता टीवी हरिद्वार। तो चलिए फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 अहम जिलों का रुख करेंगे। बाराबंकी में शॉर्ट सर्किट से नमकीन की फैक्ट्री में लगी भीषण आग से लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। सूचना पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां, घंटों कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। ललितपुर में ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के लिए चला बुलडोजर। गांव के दबंगों ने जमीन पर घर बनाकर किया था अवैध कब्जा। मौके पर तहसीलदार और पुलिस प्रशासन रहा मौजूद। कन्नौज में समाधान दिवस पर पहुंचे मंत्री असीम अरुण। मंत्री ने शिकायतें सुनने के बाद निस्तारण के लिए टीमों को किया रवाना। मंत्री ने कहा फरियादों की समस्या का समाधान पहली प्राथमिकता होना चाहिए। जालौन में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह का पुतला फूका। कोतवाली क्षेत्र के देवनगर चौराहे पर फूका गया पुतला। रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी को लेकर आक्रोशित हैं कार्यकर्ता। संपूर्ण समाधान दिवस पर बीकेटी तहसील पहुंचे डीएम सूर्यपाल गंगवार। उत्तर प्रदेश सहकारी विकास बैंक ने ऋण मेले का किया आयोजन। डीएम ने प्रकरणों का तत्काल किया निस्तारण, अधिकारियों को दिए निर्देश। मौनी अमावस्या पर आस्था में सराबोर दिखे लोग। प्रयागराज में लगभग 1.25 करोड़ लोगों ने, अयोध्या में 2.5 लाख श्रद्धालुओं ने किया स्नान। बरेली में 60,000 श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। मेरठ में 30,000, कानपुर में 11,000 श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। कुशीनगर में स्नान करने गया बुजुर्ग नदी में डूबा। बुजुर्ग की छोटी गंडक नदी में डूबने से हुई है मौत। स्थानीय लोगों ने शव को निकाला नदी से बाहर। बांदा में गालीबाज दरोगा का अभद्र बयान वायरल। दरोगा का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है तेजी से वायरल। आरोपी को पति पत्नी के विवाद का है पूरा मामला। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू के छात्रों ने हटाया धरना। पिछले 8 दिनों से जारी था धरना। एएमयू प्रशासन ने करीबन रात 3 बजे हटाया धरना। गोंडा में इंसाफ के लिए दर दर भटक रही रेप पीड़िता। तहसील दिवस में पहुंचकर एसपी से लगाई न्याय की गुहार। आरोपी दे रहे हैं जान से मारने की धमकी। दबंगों ने रास्ते से उठाकर किया था दुष्कर्म।
वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।